नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और फिर से हाजिर हूं मैं आपके लिए जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर। ठीक है, तो हमारा टारगेट है एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, तो इन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। यह प्रैक्टिस सेट पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, तो इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, एसएससी जीडी के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। और यही प्रश्न देखो सभी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल है। ठीक है, हम फोकस कर रहे हैं एनटीपीसी और एसएससी जीडी पर। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो आपको ये अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है। ठीक है, और ये क्लास हमारी सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली 8 बजे होती है रात को, और संडे को करंट अफेयर्स की क्लास होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए एक बार क्या है। जो सुकुमार सेन है, सुकुमार सेन, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये पहला कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सही बात है। सुकुमार सेन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखिए, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग आप इसको कहेंगे, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ये तीन लोगों की ये बॉडी होती है जो भारत में चुनाव करवाने का काम करती है ना। तो ये याद रखेंगे आप कि सुकुमार सेन जो थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। दूसरा है जो रामा देवी हैं, रामा देवी, ये पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। रामा देवी ये पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। ठीक है, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गई, तो वो रामा देवी हो गई। तो अब आपको बताना है इन दोनों में से सही कौन सा है, आपको बताना है इन दोनों में से सही कौन सा है। तो दोनों सही हैं, सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और रामा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों सही हैं इसके। क्या है, दोनों सही हैं। अब यहां देख लो आप, जैसे मैं यहां आपको बता दूं, ये जो इलेक्शन कमीशन है यानी कि चुनाव आयोग, ये जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग आप इसको कहिए, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का चुनाव आयोग, ये कौन कौन से चुनाव करवाता है, तो ये चुनाव करवाता है आपके राष्ट्रपति के चुनाव यही करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी यही करवाता है, लोकसभा के चुनाव भी यही करवाता है, और उसके बाद राज्यसभा के चुनाव भी यही करवाता है। उसके बाद राज्यों के अंदर जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा के चुनाव भी यही करवाता है। इतने चुनाव भारत का चुनाव आयोग संपन्न करवाता है कुशल रूप से। कैसे, कुशल रूप से। ठीक है, अगला सवाल, द स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इक्वल टू, जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका जो स्टेटस है, उसका जो पद है, वो किसके बराबर माना जाता है। भारत का जो चुनाव आयोग है उसका जो पद है वो किसके बराबर, किसके समान माना जाता है, उसका स्टेटस जो है
किसके बराबर होता है? तो दोस्त ध्यान रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर नहीं होता, गवर्नर ऑफ स्टेट के बराबर भी नहीं होता, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बराबर भी नहीं होता, यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होता है। तो जो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसका जो स्टेटस है वो किसके समान होता है? बिल्कुल यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है, उसी के बराबर होता है। क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद। अब देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। भाई साहब इस बार जॉब लेके मानना है आपको एनटीपीसी में और एसएससी जीडी में, समझ गए? तो ये जताने के लिए मेहनत नहीं करना है कि हम पढ़ रहे हैं ना, सिलेक्शन लेने के लिए अगर पढ़ाई करोगे तो दूसरे को जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या फर्क पड़ता है दूसरे को पता लगे या नहीं पता लगे कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? हमारा मकसद पूरा होना चाहिए ना, हमारा अल्टीमेट एम है एसएससी जीडी या एनटीपीसी, जो भी जिस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है, हमें उसमें अचीवमेंट लेना है, उसमें हमें सिलेक्शन लेना है। और साथ ही साथ जो इनके अलावा जो दूसरे एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सभी जो प्रश्न हैं बराबर सभी के लिए जो है हेल्पफुल हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर की क्लास तो एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए चल रही है जी, हम नहीं देखेंगे। तो यही सवाल आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्या समझे? ठीक है। अरे भैया ये बता दो, अगर चुनाव आयोग के बारे में आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो तो चुनाव आयोग से ऐसा थोड़ी ना है कि चुनाव आयोग से एक अलग प्रकार के प्रश्न उसमें आएंगे और दूसरे एग्जाम में नहीं आएंगे। सवाल तो वही है, चुनाव आयोग होता कौन है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, चुनाव आयोग इस्तीफा किसको देगा, समझ रहे? सवाल तो वही है, आर्टिकल 324, तो सवाल वही आते हैं। बस हमारा ये फोकस है कि जो अपकमिंग ये वैकेंसी है एनटीपीसी और एसएससी जीडी, इसमें जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सिलेक्शन इस बार लेके रहना है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे हम। अगला प्रश्न, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वॉज। अब मुगल शासन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इतिहास में मुगल शासकों के बारे में पढ़ा होगा। तो मुगल का जो कोर्ट होता था, मुगल का जो कोर्ट होता था उसकी भाषा क्या थी? मतलब मुगल कोर्ट में भाषा, जो वार्तालाप होती थी, कम्युनिकेशन होता था, संचार होता था, बातों का आदान प्रदान होता था, वो किस भाषा में होता था? तो मुगलों के कोर्ट की भाषा कौन सी थी? मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तुर्की, उर्दू, फारसी, अरबी। तुर्की, उर्दू, फारसी, अरबी। बताओ भाई। तो देखो, मुगलों के कोर्ट की जो भाषा थी पर्शियन थी। क्या थी बेटा? पर्शियन, यानी कि फारसी भाषा। फारसी भाषा मुगलों की दरबारी भाषा थी। वार्तालाप, कम्युनिकेशन, संचार, बातों का आदान प्रदान किसमें होता था? तो वो फारसी भाषा में होता था। दोस्त याद रखेंगे आप, मुगल के कोर्ट की भाषा फारसी भाषा थी। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, मुगल के कोर्ट की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। याद रखेंगे ना? कमेंट जरूर किया करो क्लास में, ठीक है। जब आप देखो इस क्लास को तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास के बारे में, ठीक है भाई। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। कैसा फीडबैक है आपका? क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो ये चीजें आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। अब हर बार की तरह देखो, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, जिसके जवाब सभी स्टूडेंट देते हैं कमेंट बॉक्स में। नो डाउट आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते हैं, ठीक है। तो तारीफ के काबिल है ये, है ना। तो हर बार मैं क्लास में जब सवाल पूछता हूं आपसे, इनके अलावा ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी तरफ से भी मैं सवाल पूछता हूं। तो आज का पहला सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है
कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी? आखिरी वंश डायनेस्टी कौन सी थी? कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत तो उसमें जैसे गुलाम वंश है ना, तो ये सैयद वंश है, तो ये दिल्ली सल्तनत में सबसे आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी? ये आज का सवाल है आपके लिए, दिल्ली सल्तनत में आखिरी डायनेस्टी कौन सी थी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भैया क्रम में अरेंज कर दो। तो भाई साहब पूछ रहे हैं ये क्रम में अरेंज करके बता दो। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है आपको, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है आपको। पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। 4 है ना, तो बताओ भाई फोर्थ का आंसर बताओ। देखो यहां है मोहम्मद शाह, आलमगीर सेकंड, जहांगीर शाह और अहमद शाह। तो इसमें से सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आता गया, ये क्रम आपको बताना है दोस्त। बता दो जल्दी से, चौथे का आंसर बता दो। देखो सबसे पहले आता है जहांगीर शाह, जहांगीर शाह आता है पहले नंबर पे। दूसरे पे आता है मोहम्मद शाह, ये दूसरे नंबर पे आएगा। और उसके बाद आता है अहमद शाह, ये तीसरे नंबर पे आएगा। आलमगीर सबसे लास्ट में आया, तो ये इसका हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, तो देख लो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह 1712। जहांगीर शाह 1712 में आया, ये 1712 में जहांगीर शाह आया। ठीक है, तो ये इससे इसकी शुरुआत हो गई 1712 से। फिर उसके बाद 1719, 1748, 1719, 1748 में अहमद शाह आया। आलमगीर सेकंड सबसे लास्ट में आया, 1754 से 1759 तक रहा। आलमगीर कब तक रहा? 1754 से 1759, 1754 से 59। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा दोस्त, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इंडिया इज इन साइज। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम भारत की बात करें तो भारत साइज के अनुसार विश्व में कौन से नंबर पर आता है? भारत जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे आता है विश्व में? वर्ल्ड में जितने देश हैं उनमें भारत का साइज के अकॉर्डिंग यानी कि आकार में, भारत आकार में कितने नंबर पर आता है पूरे विश्व में? तो भैया भारत जो है 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। क्या है दोस्त? तो भारत जो है 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, यानी कि साइज में 7वें नंबर पर आता है। अब यहां देखो आप, ये देखो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है दोस्त? तो सबसे पहले नंबर पे आता है रसिया। अब सोच लो आप, रसिया अभी ये सबसे पहले नंबर पर आता है आकार में, साइज में। रसिया जब टूटा नहीं था, रसिया का पुराना नाम क्या है? यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर था तो रसिया में बहुत सारे देश शामिल थे, है ना, बहुत सारे देश शामिल थे, जिसमें किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब शामिल थे। जब यूएसएसआर था, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो रसिया सबसे बड़ा देश निकला उसमें से, बाकी सब छोटे छोटे देश अलग अलग हो गए। ठीक है, तो साइज के मामले में, आकार के, देखो अभी तो इंडिया के बारे में पूछा है, ये भी तो पूछ सकता है कि साइज के मामले में वर्ल्ड में तीसरे नंबर का देश कौन सा है।
तो ये सारे याद रखने हैं आपको दोस्त। तो पहले नंबर पर साइज में आता है रसिया, ये है रसिया, ग्रीन वाला रसिया है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन, कनाडा, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, और चौथे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे फिर आ जाता है चाइना, चौथे नंबर पे चाइना आ जाएगा। और यहां पांचवें नंबर पे ब्राजील आ जाएगा, छठवें नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे इंडिया हो गया, ये छोटा सा प्यारा सा भारत है, इंडिया हो गया, है ना, सातवें नंबर पे। और आठवें नंबर पे अर्जेंटीना हो गया, नवे नंबर पे कजाकिस्तान हो गया, और 10वें नंबर पे अल्जीरिया हो गया। ये साइज के मामले में है दोस्त, याद रखेंगे ना, रखना पड़ेगा, पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, मतलब भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, सिंपल सा सवाल है, भारत जो है कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है। तो ये आपका डिग्री दी हुई है, 37 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री साउथ, बी है 37 डिग्री और जो है नॉर्थ से 8 डिग्री 4 साउथ, और 37 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री 28 नॉर्थ, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहां पे जो इसका आंसर है 6 वाले का आंसर क्या होगा दोस्त, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन देखो आप, इंडिया जो है नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला हिस्सा हो गया, और ये नीचे साउथ वाला हिस्सा हो गया। यहां देख लो, कलर चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट, दिखाई देगा आपको, दोबारा लिख देता हूं। ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ वाला पॉइंट हो गया ये यहां पे, और ये हो गया साउथ वाला पॉइंट, साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया, है ना, और ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो देखो नॉर्थ में 37 और 6 है, नॉर्थ में कितना है 37 डिग्री और 6, ये नॉर्थ में है। और साउथ, सॉरी, हाँ ठीक है, और साउथ में क्या है, ये 8 डिग्री 4। तो एक्चुअली में अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में देखें तो इंडिया नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये हम किससे देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं 0 डिग्री लाइन से, 0 डिग्री लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री लाइन से ऊपर होता है नॉर्थ, और 0 डिग्री लाइन से नीचे होता है साउथ, लेकिन इंडिया तो यहीं आता है, नॉर्थ में 37 डिग्री से शुरू होगा और नॉर्थ में ही खत्म हो जाता है 8 डिग्री 4 पर, ठीक है, इक्वेटर के नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो कितना हो गया 37 डिग्री 6 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 नॉर्थ, नॉर्थ ही नॉर्थ है, साउथ नहीं है। अगर इंडिया को सेपरेट देखें तो साउथ वाला हिस्सा है ये, लेकिन हम ये जो लोकेशन निकाल रहे हैं वो है इक्वेटर से, तो इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा, नीचे का हिस्सा साउथ कहलाएगा। इंडिया नॉर्थ में आता है, इक्वेटर के हिसाब से इंडिया नॉर्थ में आता है, तो इंडिया की लोकेशन भी वही होगी 37 डिग्री 6 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक, ठीक है। तो ऐसा तो इसमें कहीं लिखा नहीं है, 8 डिग्री नॉर्थ कहीं नहीं लिखा, 8 डिग्री साउथ लिखा है, ये साउथ नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका डी, करेक्ट है, क्लियर है। चलो अब आपके लिए सवाल, आपके लिए अगला प्रश्न, जिसका जवाब आपको हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है, जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन, जो इंटरनेट, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है, जो ग्रीन विच मेरिडियन, ग्रीन विच मेरिडियन किस लाइन को बोलते हैं, किस लाइन को बोलते हैं।
मतलब वो लाइन जो ग्रीनविच नाम की जगह है लंदन में, वहां से निकली है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच शहर जो जो जगह है लंदन में, वहां से निकली है लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट गोज टू, यानी कि भारत का जो निर्यात है वो सबसे ज्यादा किस देश के साथ होता है? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, यानी कि भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा किस देश के साथ होता है, किस देश में जाता है? भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा सबसे ज्यादा किस देश के साथ होता है, किस देश को जाता है? तो बताएं, चाइना, सिंगापुर, यूएई या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आंसर पता लग गया होगा आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही आंसर है। तो भारत का जो कुल निर्यात होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के साथ होता है, सबसे ज्यादा निर्यात अमेरिका के साथ होता है। ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का है, ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स का है, जिसमें जो टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इसके बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड नाम का ये टॉपिक है, जिससे आपका ये सवाल आया है आज की प्रैक्टिस सेट में। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम कौन करता है दोस्त? इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रेगुलेशन कौन करता है? WTO। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। भारत एक संस्थापक सदस्य देश है, संस्थापक सदस्य देश है, ठीक है, क्लियर। फाउंडिंग मेंबर, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? GATT के नाम से, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई, ठीक है, याद रहेगा भाई। तो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ये प्रश्न आया कि भारत का निर्यात सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार को नियमित करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? WTO करता है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO का भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। WTO को पहले GATT के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुई। बोलो हाँ, चलो राधे राधे, ये प्रिपेयर करते रहिए ऐसे, ठीक है। अगला प्रश्न 8वां, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज यूज्ड इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो टर्म है, शब्द है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं हम भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन कहते हैं इसको, है ना। तो ये किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात के कंटेस्ट में हम इसको टर्म को यूज करते हैं। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ कितना आयात और निर्यात हो रहा है, उसका एक रिकॉर्ड, उसका एक बही खाता बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सामान भी आएगा, यानी कि गुड्स, यानी कि सामान, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज भी आएंगी, सर्विसेज भी आएंगी यानी कि सेवाएं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल फ्लो भी आएगा। कैपिटल यानी कि जब पैसा आता जाता है, भारत से बाहर जाएगा, बाहर से भारत आएगा, इन सब का हिसाब किताब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है दोस्त। शॉर्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट को BOP कहते हैं, BOP, क्लियर है। तो WTO का संबंध यहां से भी है।
नवा प्रश्न, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल। देखिए ये करंट अफेयर का सवाल है। ई श्रम एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल ई श्रम नाम से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ई श्रम नाम के पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना। ई श्रम जो ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, उसका उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना। टू इनहेंस सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जैसे रोड पर जो ठेले वगैरह लगा रहे हैं, रोड पर जो दुकानें हैं, तो इनके लिए, इनमें काम करने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल है। सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए ये ई श्रम पोर्टल है। क्लियर है? याद रहेगा। आगे देखिए इसमें, ये देखो, ये है भारत सरकार का पोर्टल ई श्रम, यू कैन सी हियर। तो जो केंद्र के लेबर मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्री मनसुख मंडविया, केंद्र के श्रम मंत्री कौन है? लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडविया। उन्होंने ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ओवर 300 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। गैर संगठित क्षेत्र में जो 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम चलती है सरकार की, वो यहां से मिल सके। ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़, यहां देखिए ये मनसुख मंडविया है और ये आपकी जो है इसके चेयरमैन हैं। तो ये ई श्रम पोर्टल जो है इस्तेमाल किया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। आई होप क्लियर है। अगला प्रश्न, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। अजय कुमार सिंह, इनको हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया है, किस राज्य का? जो अजय कुमार सिंह है, इनको कौन से राज्य का डीजीपी बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, डीजीपी किस राज्य का बनाया गया है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनको बनाया गया है किसका? झारखंड राज्य का। झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? झारखंड के नए डीजीपी बने हैं अजय कुमार सिंह। तो दोस्त याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो ये सब प्रश्न हमने डिस्कस किए। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर सबके मिक्स क्वेश्चन होते हैं। बेहतरीन सेशन है आपके लिए, यकीन मानिए। अगर लगातार आप जुड़े रहे तो ये गारंटी है कि आपको परिवर्तन अपने अंदर देखने को मिल जाएगा नॉलेज में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास पसंद आए तो शेयर जरूर करना है आपको, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्लास होती है तो कम से कम पता लग जाए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।